मानव जनन में पार्ट 1 में देखा कि किस प्रकार से मेल के बारे में देखा था कि मेल के बारे में जो जो ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो पार्ट 2 में हम उसी के बारे में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। जब मेल वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हम फीमेल पे चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ये देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन इसी को पूरा कहते हैं। तो इसमें जो होता है, पहला होता है वृषण कोश यानी सेक्रोटम। अब वृषण कोश क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह पे देखा होगा, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, ठीक है। इसमें इस तरह का टेस्टिस पाया जाता है और एक इस तरह टेस्टिस पाया जाता है। तो ये जो पूरी संरचना यानी ये वाला इसको हम बोलते हैं वृषण ना, वृषण कोश। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन कहते हैं सेक्रोटम या फिर वृषण कोश कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते देखते हैं। अच्छा, एक बात और कि जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश को अगर देखा जाए तो यह दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक वाला इस तरफ वाला पोर्शन, एक इस तरफ वाला पोर्शन ना। तो जिसके द्वारा यह डिवाइडेड होता है, जिसके द्वारा यह डिवाइडेड होता है उसको कहा जाता है सेक्रोटम सेप्टम। क्या कहा जाता है? यहाँ पे सेप्टम लगा देंगे बस, सेप्टम। सेक्रोटम सेप्टम के द्वारा वृषण कोश दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि लेफ्ट सेक्रोटम सेप्टम और राइट सेक्रोटम सेप्टम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या आता है, दूसरा वाला पॉइंट है वृषण कोश यानी टेस्टिस, वृषण, ठीक है। वृषण क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस मतलब यही जिसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, जिस जगह से स्पर्म का निर्माण होता है उसको कहते हैं टेस्टिस। समझ में आया? अब देखिए, टेस्टिस की अगर हम संरचना देखें तो टेस्टिस की संरचना में दो परतें मिलती हैं। पहली परत का नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, लिख दें। पहली वाली परत क्या कहलाती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस, तो पहली वाली परत क्या होती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है एक प्रकार से। और नंबर दूसरी वाली जो परत है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है? दूसरी परत कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दोस्तों, तो एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें कि जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है ये तो बाहरी वाली परत हो गई, और इसके अंदर वाली परत को देखें तो इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ठीक है। तो यह जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है यह अंदर की ओर धंस करके एक परत, एक सेप्टम का निर्माण कर रही है। देखिए, जो वाली आगे चल के एक सेप्टम का निर्माण कर रही है, इधर भी क्या कर रही है? सेप्टम का निर्माण करती है। सेप्टम को क्या कहा जाता है? तो सेप्टुला टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है। ये जो अंदर की ओर एल्ब्यूजिनिया है यह अंदर की ओर धंस करके एक सेप्टम या फिर एक कहें पट्टी का निर्माण करती है। इस पट्टी को कहा जाता है सेप्टुला टेस्टिस कहा जाता है। ये लिख देते हैं इंग्लिश में, सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है। सेप्टुला टेस्टिस का निर्माण हो चुका है। अब देखिए, इन्हीं सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के खंड बन रहे हैं। एक ये वाला खंड, 2, 3 या फिर ऐसे 250 खंड बनते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जूम करके लिखा है इसलिए थोड़ा सा 250 खंड नहीं बना पाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, ये जो सेप्टुला टेस्टिस होते हैं यह विभिन्न प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। इन कक्षकों को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, लोब्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल किसे कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर, अंदर वाली परत होती है, या अंदर की वाली परत आगे चल के और एक पट्टी का निर्माण करती है, उस पट्टी को कहा जाता है सेप्टुला टेस्टिस। अब ये सेप्टुला टेस्टिस विभिन्न प्रकार के कक्षकों का निर्माण करता है ना, इसको भी बोलेंगे सेप्टुला टेस्टिस, इसको भी बोलेंगे सेप्टुला टेस्टिस। और इसी सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो गोल गोल खंड दिख रहे हैं इनका निर्माण होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के मध्य एक द्रव भरा होता है। क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को कहा जाता है सीलोमिक फ्लूइड। इनके बीच में क्या तब भरा रहता है बाबू? एक द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, या फिर द्रव, सीलोमिक द्रव, ठीक है।
सीलोमिक द्रव भरा रहता है। यह क्या काम करता है, यह टेस्टिस में मतलब जो कभी आघात या फिर चोट चपाट लगी तो यह क्या काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे अगर चोट लगी तो ये क्या काम करेगा, अंदर की ओर ऐसे धंस जाएगा, फिर से जब चोट हट जाएगी तो क्या काम करेगा, फिर से अपना रूप धारण कर लेगा। समझ में आया। सीलोमिक फ्लूइड का कार्य पूछा जाता है एक नंबर में, क्या होता है, तो आघातों से रक्षा करने का काम करता है। चलिए टेस्टिस के बारे में हो गया। टेस्टिस के बाद नंबर 3 पे आता है वृषण जालक या फिर रीट टेस्टिस इसको कहते हैं, रेट टेस्टिस भी कहते हैं। तो रीट टेस्टिस क्या होता है कि देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे गोल 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 संरचना है, तो वो गोल गोल संरचना है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आगे चल के विभिन्न प्रकार की श्रृंखला आपस में मिल करके एक नली का निर्माण करती है। ठीक है, इनको बोला जाता है रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस क्या होती है कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं नलिका 1 2 3, देखिए इन कक्षकों में क्या पाया जाता है, तो एक शुक्रजन नलिका पाई जाती है। इन कक्षकों में क्या पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कक्षक, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाई जाती है, शुक्रजन नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाई जाती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अच्छा, तो इन कक्षकों में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाई जाती हैं। ठीक है, तो शुक्रजन नलिकाओं का क्या काम करती हैं, ये आगे चल करके किसमें खुलती हैं, रीट टेस्टिस में खुलती हैं। समझ में आया। रीट टेस्टिस क्या होता है, ये जो शुक्रजन नलिकाएं पाई जा रही हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो पाई जा रही हैं, ये 1 से 3 संख्या में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाई जाती हैं। अब यह जो 1 से 3 जो शुक्रजन नलिकाएं पाई जा रही हैं, ये आगे चल के किसमें खुलती हैं, किसमें खुलने का कार्य करती हैं, तो वो रीट टेस्टिस में खुलने का कार्य करती हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए रीट टेस्टिस के बाद शुरू होती है कुछ और भी नलिकाएं ना, तो उसके बाद शुरू होती है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाओं को अंग्रेजी में कहा जाता है वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वास डिफरेंस भी बोलते हैं। समझ में आया। तो ये देख रहे हैं आप, हरियर रंग की संरचना है, नीले रंग की संरचना है। ठीक है, इन्हीं संरचना को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलिए ठीक है हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इनको कहा जाता है रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस हो गया। उसके बाद जो ये वाली संरचना है, इस वाली संरचना को कहा जाता है वास डिफरेंस। ये वाला जो ब्लू रंग की दिख रही है संरचना, उसको ऐसे नली के रूप में होती है ना, इसको कहा जाता है वास डिफरेंस। अब देखिए वास डिफरेंस जो होता है वो संख्या में 25 होते हैं, लमसम 20 से 25 होते हैं। 20 से 25 संख्या में जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं या फिर वास डिफरेंस होता है, यह रीट टेस्टिस से हो करके या फिर रीट टेस्टिस अगला वाला पोर्शन क्या कहलाता है, वास डिफरेंस कहलाता है। तो यह नलिकाएं जो रीट टेस्टिस की नलिकाएं हैं किसमें खुलती हैं, तो वास डिफरेंस में खुलती हैं। अब ये वास डिफरेंस आगे चल करके एक बड़ी संरचना में, अतिकुंडलित संरचना में खुलता है, जिसका नाम है एपिडाइडमास। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, शुक्रवाहिका तो क्लियर हो गया। अब अगला पोर्शन आता है अधिवृषण। अधिवृषण को इंग्लिश में कहते हैं एपिडाइडमास। एपिडाइडमास क्या होता है कि यह जो नलिकाएं होती है वास डिफरेंस, यह आगे चल करके एक बड़े कुंडलित अतिकुंडलित नुमा संरचना में खुलती हैं, जिसको क्या कहते हैं, अधिवृषण या एपिडाइडमास कहते हैं। समझ आया, क्लियर। अगर हम बात करें कि अधिवृषण आगे की ओर जा करके किसमें खुलता है। अच्छा, अधिवृषण का एक और कार्य होता है कि यह शुक्राणुओं को या फिर स्पर्म को संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, अपने अंदर रखने या फिर स्टोर करने का काम करता है। अब ये देखिए रीट टेस्टिस आगे की ओर जा रहा है, ये अंदर मतलब कि इस वृषण के पीछे से हो करके ऊपर की ओर एक नली खुलती है। ठीक है, एक नली में खुलता है। अधिवृषण हो गया, एक बाहरी वृषण की समान संरचना होती है। अब देखिए उसके बाद शुरू होती है शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस। अब इसमें और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एबीसीडी का जो ई होता है वो पहले आता है और डी बाद में आता है। इसमें वास डिफरेंस को वास डिफरेंशिया को वासा डिफरेंशिया को वास डिफरेंस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए अब ये जो अधिवृषण एपिडाइडमास है, ये आगे चल के एक नलिका में खुलता है, जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। वासा डिफरेंशिया। जो वासा डिफरेंशिया होता है ये आगे चल करके सेमाइनल वेसिकल में खुलता है। यहाँ से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भैया मूत्र मार्ग या फिर, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए वासा डिफरेंस क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल में खुलता है। चलिए आगे चलते हैं।
तो सेमाइनल वेसिकल में विभिन्न प्रकार की जो नलिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है सेमाइनल डक्ट कहा जाता है। सेमाइनल डक्ट के जरिए विभिन्न प्रकार के रस का स्राव होता है। तो जब हम सेमाइनल वेसिकल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए सेमाइनल वेसिकल जो होती है वो आगे चल करके इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट के कितनी पेयर में होती है? तो वो संख्या में 2 होती है, यानी 1 पेयर होती है। तो इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी ठीक जो सेमाइनल वेसिकल होता है उसके बाद होती है यहाँ पर। यहाँ पे क्या होती है? सेमाइनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट होती है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? यह 1 पेयर में होता है, यह 2 पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सेमाइनल वेसिकल का अंतिम वाला सिरा होता है। समझ में आया? अब इजैकुलेटरी डक्ट शुरू हो गया, यानी कि स्खलन वाहिनी शुरू हो गई। स्खलन वाहिनी क्या होती है? यह यहाँ किसमें खुलती है? तो मूत्र मार्ग में खुलती है, यानी कि मूत्र मार्ग को अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहा जाता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलती है? यहाँ से यहाँ तक पूरा वाला यहाँ तक पोर्शन क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा कहलाता है। समझ में आया? तो इसके बाद जो स्खलन वाहिनी के बाद मूत्र मार्ग भी हो गया, उसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। बाकी प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रंथि होती है जिसको हम कापर ग्रंथि या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। कापर ग्रंथि को अंग्रेजी में कापर ग्रंथि कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। समझ में आया? इन दोनों का नाम एक ही है। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है सिसनी या फिर पेनिस। समझ में आया? अब हम लोग एक एक के बारे में बढ़िया से देखेंगे, फुल डिटेल चर्चा करेंगे। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं वृषण कोश के बारे में। तो हमने बताया कि वृषण कोश क्या होता है कि एक्चुअली कुछ होता नहीं, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है कि यह बाहरी त्वचा इसकी जो होती है ढीली ढाली होती है, रोम युक्त होती है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रोम युक्त ढीली ढाली त्वचा होती है, ठीक है। तो क्या होती है? रोम युक्त जो होती है, यह रोम युक्त त्वचा होती है, ढीली ढाली होती है। जो वृषण कोश होता है वो शरीर से बाहर लटका होता है। जो इसका तापमान होता है यह शरीर के टेम्परेचर से हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, सॉरी, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। जो इसका जो टेम्परेचर होता है ये 2 से 3 डिग्री शरीर के तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसका कम होता है तापमान। तो अगर हम इसकी जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यह जो होता है एक सेप्टम द्वारा 2 भागों में डिवाइडेड होता है, जिसको हम सेक्रोटम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रोटम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि वृषण कोश कहाँ पे स्थित होता है? तो यह शरीर से बाहर स्थित होता है, बस इतना जानिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि वृषण कोश जो होता है हमारे शरीर से बाहर एक ढीली रोम युक्त त्वचा में स्थित होता है। और वृषण कोश में एक सेप्टम पाया जाता है बीचों बीच, जिसके द्वारा यह 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है लेफ्ट टेस्टिस और दूसरा होता है राइट टेस्टिस में डिवाइडेड होता है। इस सेप्टम को कहा जाता है सेक्रोटम सेप्टम कहा जाता है। और लिखेंगे इसके बारे में वृषण कोश जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान से कम होता है। बस इतना ही जानना था। नंबर दूसरा है टेस्टिस। इसके बाद हम टेस्टिस को लिखेंगे और टेस्टिस के बारे में देखेंगे। तो टेस्टिस में मतलब कुछ नहीं है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए टेस्टिस जो होता है वो 2 मतलब कि यह संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है, ठीक है। तो यह इसमें जो संयोजी ऊतक की जो लेयर होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली वाली लेयर कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या कहते हैं? वेजिनेलिस, ठीक है। और नंबर दूसरी वाली जो लेयर होती है, ये तो पहली वाली लेयर ऐसे ही फालतू रहती है, मतलब किसी प्रकार से रहती है, फालतू नहीं रहती है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर दूसरी वाली जो लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। समझ में आया?
जो पहली वाली लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, नंबर दूसरी वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए इन दोनों लेयरों के बीच में एक द्रव यानी फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहा जाता है सीलोमिक फ्लूइड। क्या कहा जाता है? सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक द्रव भरा रहता है। पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है, तो वो क्या होता है, आघातों से रक्षा करता है या फिर जो चोट चपाट लगती है तो यह अंदर की ओर पीछे जाता है और अपने जो पूरा पोर्शन है उसको सुरक्षित करने का कार्य करता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब लिखना स्टार्ट करेंगे कि वृषण जो होता है वो संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं से या फिर संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है। इसमें दो परत होती है। पहली वाली परत ट्यूनिका वेजिनेलिस जो कि बाहरी परत होती है, नंबर दूसरी वाली परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि आंतरिक परत होती है। आंतरिक परत अंदर की ओर धंस करके एक सेप्टम का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। अब देखेंगे यह सेप्टुला टेस्टिस विभिन्न प्रकार के कक्षकों का निर्माण करती है। इन कक्षकों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया आगे अंदर की ओर धंस करके एक पट्टी का निर्माण करती थी, सेप्टम का निर्माण करती थी जिसका नाम था सेप्टुला टेस्टिस कहा जाता था। और अंदर की ओर धंस करके विभिन्न प्रकार के कक्षकों का निर्माण करती थी जिसको कहा जाता था टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता था। अब देखिए कह रहा है कि जब इसकी लंबाई लिखेंगे टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। एक बात और कि ये जो कक्षक आप लोग देख रहे हैं, इस कक्षक को क्या कहा जाता था? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता था। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो होते हैं उसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी कि शुक्रजन नलिका। क्या? शुक्रजन नलिका पाई जाती है। अब देखिए ये शुक्रजन नलिका क्या होती है? तो भाई शुक्रजन नलिका जो होती है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। समझ में आया? अब देखिए शुक्रजन नलिका के अलावा भी कुछ अतिरिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अतिरिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। इन स्थानों को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 प्रकार की 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला नंबर पे है ब्लड कैपिलरीज। नंबर दूसरे पे है नर्व फाइबर। नंबर थर्ड पे है लीडिंग सेल। क्या? ठीक है, क्या क्या पाई जाती हैं? लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। आइए देखते हैं आगे। ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है केशिका, रक्त केशिका। यह क्या काम करती हैं कि रक्त को ले आने का कार्य करती है या फिर ले जाने का कार्य करती हैं। जब नसें जो होती हैं विभिन्न प्रकार के खंडकों में या फिर भागों में बढ़ती हैं, तीनों को कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। ये हो गई आर्टरी जब विभिन्न प्रकार के खंडों में डिवाइडेड होती है उसको कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज। नर्व फाइबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि संदेश को दिमाग तक पहुंचाना। ठीक है। लीडिंग सेल्स की बात करें तो लीडिंग सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। क्या? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आगे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? या टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर में एक्टिव फॉर्म में होता है, मैदाओं में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? या कहता है कि भैया किसको कहता है? किसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहता है ऐसा करो, आप शुक्राणुओं को बनाना शुरू करिए या फिर स्पर्म को बनाना शुरू करिए। ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव हुआ और अन्य
एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रेरित करती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का तो स्राव करती है, लेकिन अन्य जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनको प्रेरित करती है। मतलब कि कहती है कि जो भैया आप हैं, थोड़ा सा शुक्राणुओं को बनाने की जो स्पीड है उसको तेज करिए, या फिर शुक्राणुओं को बनाने की प्रक्रिया आप शुरू करिए। अच्छा, तो जो लीडिंग सेल्स है इसको कौन बताता है? तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बताती है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। समझ में आया? लीडिंग सेल्स को कौन आदेश देता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि देती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। अब यह हार्मोन्स का स्राव करती है जो कहता है कि भैया तुम अपना शुक्राणु को बनाओ। उसके बाद यह लीडिंग सेल जो होती है वो अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स का भी स्राव करती है। समझ में? बात और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो नलिका होती है, जो 1 2 3 दिख रही है कक्षकों में, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कोई नलिका है, ठीक है, तो इसमें जो होती है वो 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है? 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली वाली जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं शुक्रजन सेल। शुक्रजनन सेल, इसके द्वारा क्या होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण। और जो नंबर दूसरी वाली जो सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं? इनका नाम पहले जान लीजिए, सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल ये क्या काम करती हैं? ये शुक्राणुओं को सहारा देती हैं और पोषण प्रदान करती है। समझ में आया? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, शुक्रजन सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल सहारा और पोषण प्रदान करती है। अभी पीछे पूरा बताया जाएगा, पूरा इतिहास। तो यहाँ तक क्लियर? तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, यानी कि जो कक्षक देख रहे हैं आपको, इन कक्षकों को कहा जाता था टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता था। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं। सेमिनल वेस्किल आ जा रहा है दिमाग में, जो कि ये है सेमिनल वेस्किल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है इसमें 2 से 3 पाई जाती है। 2 से 3 के अलावा भी कुछ स्पेस पाए जाते थे। इन स्पेस को यानी कि जगह को क्या कहते थे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते थे। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने बताया 3 चीजें पाई जाती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरी मतलब केशिका, जो रक्त को लेने का काम करती है और ले जाने का काम करती है। हमने बताया क्या होती है कि एक आर्टरी होती है। आर्टरी जो विभिन्न प्रकार के खंडों में विभक्त होती है, इनको कहते हैं कैपिलरीज, ठीक। और उसके बाद नर्व फाइबर के साथ सिर्फ और सिर्फ हमने बताया कि संदेश को ले जाना होता है दिमाग तक। उसके बाद लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स का कार्य क्या होता है? लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। किसकी उपस्थिति में? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि लिखो यार, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? तो LH हार्मोन है और ICSH हार्मोन्स की उपस्थिति में इसका स्राव करती हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? द्वितीयक लैंगिक अंगों को विकसित करने का कार्य करता है किशोरा अवस्था में। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या काम करता है? एक प्रकार से जो होता है शुक्राणु को बनने के लिए भी प्रेरित करता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी विकास करने में सक्षम होता है। लीडिंग सेल्स व अन्य लीडिंग सेल्स क्या काम करती हैं? अन्य एंड्रोजन हार्मोन को प्रेरित करती हैं। कैसे कहती हैं? कैसा करो, आप लोग जो है शुक्राणु को बनाना शुरू कर दो। यहाँ तक क्लियर जी? समझने वाला पॉइंट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, शुक्रजन सेल और सर्टोली सेल। शुक्रजन शुक्राणु का निर्माण करते हैं, सर्टोली सेल पोषण प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। यहाँ तक क्लियर? नंबर 3 वाला पोर्शन हम लोगों ने देख लिया। नंबर 2 वाला पोर्शन टेस्टिस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, टेस्टिस देख लिया। और नंबर 3 पे पास चलते हैं। आइए, नंबर 3 वाला पोर्शन है रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस को कुछ कहते नहीं है, इसी को यहाँ पे देखिए, ये वाली संरचना पूरी क्या कहलाती है? रीट टेस्टिस यानी वृषण जालक कहलाती है। तो ये जो इन नलिकाएं होती थी, इन नलिकाओं को क्या कहते थे? जो 3 नलिकाएं थी इनको क्या कहते थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हिंदी में लिखा जाए
जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती थी ये आगे चल करके एक अति कुंडलित, अति सम्मिलित, कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, नलिका में खुलती थी जिसका नाम है रेटिटेस्टिस। अब देखिए जो इनका अगला वाला सिरा होता है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का अंतिम सिरा एक अति कुंडलित नलिका में खुलता है, नलिका में खुलता है, जिसे रीट टेस्टिस कहते हैं, जिसे रीट टेस्टिस कहा जाता है। यहाँ अति कुंडलित होते हैं। देखिए इनकी अगर संरचना को देखा तो कुछ हमने बताया था कुछ इस प्रकार से, मतलब बहुत ही ज्यादा कुंडलित, बहुत ज्यादा कुंडलित हम नहीं दिखा सकते तो इसलिए गोल गोल से बना दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो रीट टेस्टिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, मतलब कि यह एक प्रकार से शुक्राणुओं को आगे की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो इसके बाद तो यहाँ पे हम और लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि रीट टेस्टिस से कुछ अन्य व अति कुंडलित नलिका निकलती हैं, जो संख्या में 20 से 25 होती हैं। उन नलिकाओं को वाशा डिफरेंशिया कहा जाता है। समझ में? जो रीट टेस्टिस मतलब कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, या आगे इनका जो अंतिम सिरा होता है ये किसमें खुलता है? रीट टेस्टिस में। अब जो रीट टेस्टिस होता है इससे 20 से 25 जो होती हैं नलिकाएं बाहर निकलती हैं। बाहर क्यों निकलती हैं? तो इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? वासा डिफरेंशिया कहा जाता है। यह वासा डिफरेंशिया वो फोर वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था इसके बारे में। आगे चलते हैं, बस 4 पे चलते हैं। बस है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया मतलब कि डिफरेंशिया शुक्रवाहिका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते थे रीट टेस्टिस के बाद शुरू होती है एक नलिका जो संख्या में 20 से 25 होती है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ रोमावी स्तंभी कोशिकाओं यानी सीलिएटेड कॉन्वोल्यूटेड सेल्स की उपकला से आश्रित नलिका होती है। समझ में आया? संख्या बात की तो संख्या हम लोग जनरल करते हैं 20 से 25 होती है तथा यह आगे एपिडायडाइमस में खुलती है, ठीक है। ये जो नलिका होती है ये विभिन्न प्रकार के ये जो नलिकाएं होती है ये आगे चल करके बहुत ही ज्यादा जो कुंडलित होता है उसको बोलते हैं एपिडायडाइमस में खुलती है, ठीक है। एपिडायडाइमस में खुलती है। यहाँ तक क्लियर। नंबर 5 से हम कल शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।